एपिसोड में हम मिलते हैं एक नई प्रेरणा से। और आज नारी शक्ति में हमारे साथ एक ऐसी ही महिला हैं जो हमें सोचने पे और आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती हैं। नमस्कार, मैं आशा अरंदेकर, गोवा के पहले राष्ट्रीय टीवी चैनल राष्ट्र टीवी से, और आप देख रहे हैं नवरात्रि के 9 रंग नारी शक्ति के संग। तो हमारे साथ हैं आज साहित्यकार डॉक्टर अपर्णा प्रधान। अपर्णा जी नमस्ते, स्वागत है आपका राष्ट्र टीवी पे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए जी। और नारी शक्ति कार्यक्रम से जुड़ना हमेशा एक बड़ा सुखद एहसास होता है। जी बिल्कुल। तो हम शुरू करते हैं आपके बचपन से कि ये जो लेखिका बनना था आपको, ये आपका क्या बचपन से साहित्य में रुझान था या फिर कुछ आगे चलकर ये हुआ? कैसा था आपका बचपन? नहीं, ये रुझान तो मेरा बचपन से था, लेकिन उस समय पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस था जी। लेकिन हम लोग बचपन से, मेरे माता पिता ने हम लोगों को लिखने में रुचि पैदा करी, किताबें दी पढ़ने के लिए। हम लोग कभी खाली नहीं बैठे, हम 3 भाई बहन, हर समय किसी ना किसी क्रिएटिव चीज़ में हम लोग इन्वॉल्व रहे जी। तो तब से ये लिखने का सफ़र शुरू हुआ। और स्कूल की मैगज़ीन्स में मैं रेगुलर राइटर रही हूँ, कॉलेज मैगज़ीन्स में भी, लेकिन एज ए करियर बनाऊंगी वो नहीं सोचा था, लेकिन लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो बचपन से ही ये सफ़र चालू था हम लोग। और आपको किसने प्रेरणा दी? किस किस कवि या किसी लेखक से आप प्रेरित हुई और किस मोड़ पे जाके आपको ये लगा कि हाँ मुझे भी लेखिका या साहित्यकार बनना है? देखिए, सबसे पहली प्रेरणा तो मुझे मेरे पापा से मिली, डॉक्टर एम एन सक्सेना। वो साइंटिस्ट थे, लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस में हम लोग रहते थे। हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट और डायरेक्टर थे हिमालयन इंस्टीट्यूट के वो। तो वहाँ से, क्योंकि हम लोग सब साहित्यकारों के आसपास में माहौल में रहे, मिलना जुलना हमारा होता रहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से हमारे घर के ताल्लुकात थे, और अमृता प्रीतम जी, साहिल लुधियानवी, ये सब लोग वहाँ पे एक काव्य गोष्ठी वगैरह होती थी तो उसमें आया करते थे। तो हमारा उनसे 1 to 1 जैसे हमारा मिलना होता है ना, तो आप बड़ा इंस्पायर हो जाते हैं। किसी को देख के आपको लगता है कि हाँ ये इतना अच्छा लिखती हैं, तो चलो हम भी कुछ कोशिश करते हैं। तो अमृता प्रीतम मेरी बहुत प्रिय, मतलब जिसको मैं कहूँगी लेखिका हैं, कहानीकार हैं। उनकी कविताएं मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। इसी तरह डॉक्टर मुल्कराज आनंद हमारे नेबर थे, तो उनके साथ में भी हमारा बहुत इंटरेक्शन रहा है। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे करके रुचि बढ़ती चली गई हम लोगों की इसमें। तो इस सफ़र में भी क्या आपको अभी भी प्रेरणा मिलती है कहीं से या किसी से, या सिर्फ अब आप प्रेरणा देती हैं दूसरों को? नहीं, अभी भी प्रेरणा मिलती है। मुझे प्रकृति से बहुत प्रेरणा मिलती है, मुझे समाज से बहुत प्रेरणा मिलती है जी। समाज, मतलब अगर मैं देखती हूँ कि कुछ चीज़ अच्छी हो रही है समाज में, वो लिखने का मन करता है, या कुछ गलत हो रहा है, खास करके जो से नारियों के लिए होता है जी। वो सब लिखने का मेरा बहुत मन करता है। तो अच्छा। प्रकृति मुझे बहुत प्रेरित करती है लिखने के लिए। मुझे श्रृंगार रस पे लिखना बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें प्रेरित करती रहती हैं। तो वही हम आपसे आगे पूछना चाहते थे कि आपके लेखन के हाइलाइट्स क्या हैं? मतलब ये ज़िंदगी के कौन से पहलू को दर्शाते हैं? आप ज़्यादा उन पे काम करना पसंद करती हैं? देखिए, मेरे कुछ बहुत, वैसे तो मैं सभी विषयों पे लिखती हूँ, लेकिन जैसे प्रकृति है वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है लिखने के लिए। और ये मेरी किताब कल ही आई है, प्रकृति की पुकार, कलम बनी आवाज़। वाह, ये मेरी बधाइयाँ 11वीं, आपको बहुत सारी। बहुत धन्यवाद। ये मेरी 11वीं पुस्तक है। ओह, और इसमें मैंने प्रकृति की तरफ से लिखा है, वो क्या कह रही है। अच्छा। आप देखती हैं प्रकृति को, ये पेड़ पौधे खाली ऐसे ही नहीं है, लेकिन कुछ कहते हैं ये जी। तो ये प्रेरित करते हैं। नारी के ऊपर विषय है, वो मुझे बहुत प्रेरित करते हैं। मेरी कहानियाँ और कविताएं काफ़ी हद तक उस पर फोकस रहती हैं जी। और उसके अलावा चांद, सितारे, इश्क, मोहब्बत, ये सब मेरे बड़े फेवरेट टॉपिक्स हैं लिखने के लिए। बहुत अच्छा लगा ये सुन के। तो
आपके ये जो विषय हैं जिस पे आप लिखती हैं, कोई भी जब आप लेख या किताब या कविता शुरू करती हैं, तो इसकी जो आपको ये जो विषय होता है, क्या ये अंदर से आपको महसूस होता है कि मुझे इस विषय पे लिखना है, या फिर आप सोच समझ कर एक निर्णय लेती कि मैं इस विषय पे लिखूंगी क्योंकि ये आजकल का विषय है तो मुझे इस पे लिखना है? तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा होता है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, दोनों ही चलते हैं साथ साथ में जी। जैसे मैं एक बार बेंगलोर ट्रैफिक जैम में फंस गई थी और खिड़की से बाहर देखा तो एक बहुत विशाल वृक्ष था, उसको जेसीबी का लोडर बार बार धक्के मार मार के गिराने की कोशिश कर रहा था। ओह। और मुझे देखकर वो और उखड़ नहीं रहा था, वो बार बार मार रहा था, तो वो मुझे देखकर ऐसा लगा कि इसको कितना दर्द हो रहा होगा। और वहीं पे मेरी कलम चली, मैंने कार में बैठे बैठे एक कविता लिखी, मेरी आवाज़ सुनो। और वो मैंने पेड़ की तरफ से लिखी है, पेड़ कह रहा है मेरी आवाज़ सुनो। फिर मैंने यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वो मैगज़ीन में छपने के लिए उनको भेजी। उस समय कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सक्सेना साहब थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अगर हम ये पोएम सार्वजनिक स्थानों पर लगाएं, क्योंकि ये बहुत प्रेरित करती है लोगों को जी। तो मैंने कहा इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो कुछ चीज़ देख के एकदम से मन में ख्याल आता है, कभी जैसे गुब्बारे वाले बच्चों को देखती हूँ सड़क पे गुब्बारे बेचते हुए, तो मैं सोचती हूँ ये बेचारे बच्चे अपनी सांसें बेच रहे हैं गुब्बारों में, बचपना तो इनका ख़त्म हो गया। तो वहाँ से भी मेरी कलम प्रेरित हो जाती है। नारी को देखती हूँ, अगर भ्रूण हत्या है जैसे, वो बहुत कॉमन है आजकल, लड़के की चाह में। फिर विधवा, जो हमारे यहाँ एक विधवा का जो कलंक लग जाता है इंसान के समाज में, उसको एक खंडित कलश की तरह पूजा के स्थान पे नहीं आने दिया जाता है, बहुत गलत बात है। तो मैंने इन सब चीज़ों से मैं बहुत प्रेरित होती हूँ लिखने के लिए, ताकि समाज में थोड़ा सा जागृति आए। और काफ़ी हद तक आती भी है, ऐसा नहीं है। लेखनी ही जो है वही अगर सशक्त हो जाए तो फिर लोगों को सोचने पे मजबूर करती है। कहते हैं ना कि कलम तलवार से ज़्यादा सशक्त होती है। और आप तो इतनी गहरी गहरी विषय पे सोचती हैं और उनके बारे में लिखती हैं, तो आप तो बहुत सारी चीज़ें करती हैं साहित्य में। तो आपको पसंद क्या है ज़्यादा, किताबें लिखना, नाटक लिखना या कविताएं लिखना? क्योंकि हमने सुना है कि नाटक लिखना आपका एक नया नया शौक भी है। हाँ जी। नाटक लिखना मेरा, अभी नाटक करती थी बहुत सालों, मैंने जब तक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है हर साल एक 3 एक्ट प्ले में पार्ट लिया है जी। और स्कूल में भी लिया। उसके बाद एक बार गोवा में भी हम लोगों ने किया था, एक बड़ा हिलेरियस सा नाटक किया था हम लोगों ने, कुछ फ्रेंड्स थे, सब लोग मिल मिला के हम लोगों ने दशहरे के दिन ही किया था जी। और अभी हाल में पिछले साल दिसंबर से मैंने नाटक लिखना शुरू किए हैं, क्योंकि हमने एक लिटरेरी फेस्ट में मेरे साहिर अमृता के ऊपर एक नाटक किया था जी। मैंने लिखा था वो, और हम लोगों ने वो इनैक्ट किया था जी। बस उसके बाद से वो नाटक लिखने का सफ़र शुरू हो गया। कविताएं लिखा करती थी प्रेरित करने के लिए, नाटक के थ्रू ज़्यादा वो पॉजिटिव होता है। तो हम लोग ऑनलाइन प्लेस करते हैं जिसमें नारी के बारे में बताते हैं। जैसे हमारे समाज में अगर सांवला रंग है तो उस लड़की की शादी में बड़े अड़चन आते हैं। अब भी अच्छा, ये आज भी, चाहे लड़का उल्टा तवा की तरह काला होगा लेकिन सबको बहुत सुंदर चाहिए है। तो हमने यही एक नाटक में दर्शाया, 2 एपिसोड किए थे जी। और फिर वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं कुछ अपना ही करूँगी, उसके बाद जो लड़का मुझे मेरे गुण देख के शादी करेगा मैं उससे करूँगी। तो हम थोड़ा सा समाज में जागृति लाने की कोशिश कर रहे हैं, और व्यंग के साथ अगर ये जागृति लाए तो शायद इसका असर ज़्यादा पड़ेगा। हाँ, और कहानियाँ लिखना मुझे बहुत पसंद है जी, और वो भी विमेन सेंट्रिक ज़्यादातर मेरी कहानियाँ होती हैं जी। आजकल के ज़माने में हमारी जो युवा पीढ़ी है, इनकी तो सारी ज़िंदगी एक मोबाइल फ़ोन के इर्द गिर्द घूमती है, उनके पास और वक्त नहीं है। तो ऐसी युवा पीढ़ी को हम साहित्य की तरफ कैसे आकर्षित कर सकते हैं? देखिए, इसमें माँ बाप का और स्कूल का बहुत बड़ा हाथ है जी। अगर वो लोग प्रेरित करें कि नहीं, तुमको अपने यहीं पे बैठे हुए मन में जो भाव आ रहे हैं लिखो बैठ के, और एक बार उन लोगों को इसमें शौक लग गया तो अपने आप उनकी कलम चलेगी। लेकिन अगर, और दूसरी चीज़ ये है
लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ। और अगर पढ़ेंगे तभी लिख पाएंगे, और सोचना बहुत ज़रूरी है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये घर से शुरुआत होती है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताती हूँ। मेरा पोता अभी सिर्फ 5 साल का है जी। पिछले 2 साल से मैं उसको बोलती हूँ, अच्छा तुमने ये देखा, कोई कहानी सुनाओ दादी को तो हम लिखेंगे। और उसने अभी तक 25 कहानियाँ लिखवाई हैं मुझे। वाह। तो ये अगर आप शुरू से बच्चे को प्रेरित करते रहेंगे तो वो अपने आप बताएगा, सोचेगा और लिखेगा। जी। तो इसमें घर का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, तो हम जो होते हैं परिवार वाले, हमें उनको बचपन से प्रेरित करना चाहिए कि निसर्ग की तरफ ध्यान दें, कुछ पढ़ें, कुछ लिखें। और वो जो किताब खोलने की वो जो खुशबू होती है ना, उसका तो एक अलग ही अंदाज बिल्कुल, होता एकदम है। आप सही बोल रही हैं, एकदम सही। मैं कभी नेट के ऊपर नहीं पढ़ती हूँ। जो जी। किताबें मुझे पसंद हैं जिन ऑथर्स की, मैं वो किताबें खरीदती हूँ। पन्ने पलटना और उसका जो आपने कहा ना खुशबू लेना, वो जी। एक अलग ही मज़ा आता है। तो मैं यही बोलूँगी कि मतलब घर वालों को ये करना चाहिए कोशिश कि आप बच्चे को थोड़ा सा प्रेरित करिए। जी। क्योंकि बच्चों आजकल के पेरेंट्स क्योंकि दोनों बिज़ी हैं, तो बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, वो उसमें बिज़ी हो गया, तो बहुत गलत है। ये सही कहा आपने। तो आप एक बात बताइए, आप एक महिला हैं, लेखक हैं, आप साहित्य की विद्वान भी हैं, तो कभी कोई ऐसी मुश्किलें आई हैं, किसी मोड़ पे कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है आपको अपने सफ़र में? नहीं, ऐसी तो कोई मुश्किलें नहीं आई हैं। और मैं ये कहूँगी मेरा इस मामले में ईश्वर की बड़ी कृपा है, देवी माँ की बहुत कृपा है कि मेरा परिवार मेरे साथ में है। मेरा हस्बैंड अमित प्रधान हर कदम पे मेरा साथ देते हैं और प्रेरित करते हैं लिखने के लिए साथ साथ में, वो बहुत बड़ी बात क्या है। बात है। ऐसे ही मेरा बेटा, बहू, मेरा भाई और यहाँ तक कि मेरा पोता वेदांत, वो भी आएगा, एकदम से उसको कुछ ख्याल आएगा तो बोलेगा दादी चलो एक कहानी लिखते हैं। हाँ, और फिर मेरे से स्टार्ट करवाएगा, फिर बोलेगा अच्छा अब मैं आगे बताता हूँ। इस तरह से बच्चे को अगर आप प्रेरित करेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी परेशानी आई है कि जिसमें मैंने, जब से शुरू में मैं पहले यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया, नव हिंद टाइम में आर्टिकल्स लिखा करती थी, हर हफ्ते आर्टिकल्स लिखती थी और हेल्थ वॉच कॉलम भी आता था। अच्छा। तो लोगों को बहुत पसंद आता था। तो जब लोगों को पसंद आता है तो आपको लिखने की और खुशी मिलती है और प्रेरणा मिलती है। तो उसमें मेरा ख्याल से ऐसा कोई विलम्ब नहीं आता है। कहते हैं ना जहाँ चाह वहाँ राह। बिल्कुल बिल्कुल सही कहते हैं। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया हमें कि आप नाटक के द्वारा अच्छे अच्छे सामाजिक संदेश देती हैं, जैसे आपने सांवले रंग पे एक नाटक किया था। तो और क्या क्या आपका चाहती हैं, आपकी ऐसे और कौन से संदेश हैं जो आप अपने नाटकों के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, हर इंसान में वो बड़ी हिम्मत होती है कुछ करने की, लेकिन इंसान खुद ही अपने सोच में इतना जकड़ा रहता है। तो एक नाटक हमने ऑनलाइन किया था, अंतर्मन। अंतर्मन में हमने क्या किया था, उस औरत को उसका अंतर्मन बोलता है कि तुम क्यों प्रेरित नहीं होती हो, तुम इतना अच्छा लिखा करती थी, घर गृहस्थी के चक्कर में तुम ऐसा फंस गई हो, उलझ गई हो और अब दुखी महसूस होती हो। तो वो हमने निकालने की उसको कोशिश करी और वो लोगों को बहुत पसंद आया था। कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है कि आप अगर कभी थोड़ा सा निराश हैं तो आप एकांत में बैठ के कुछ सोचिए, कुछ अपने बारे में सोचिए, क्या करिए, तो आपको रास्ता दिखाई पड़ता है उसमें। सही कहा आपने। जब हम शांति से एकाकी होकर अपने मन के साथ, खुद के साथ जब समय बिताते हैं तो एक दिमाग में सबसे अच्छी क्लैरिटी आ जाती है। और ऐसे ही खंडित कलश के ऊपर भी मैंने एक लिखा है नाटक, और उसमें मैंने वही लिखा है जो माँ कहती है इस बेटे की शादी उस औरत से नहीं हो सकती क्योंकि वो विधवा है। तब उसका हस्बैंड उससे कहता है कि यही जो विधवा जो तुमको मतलब सोच रही हो कि ये बदशगुनी है, सब इस तरह का है, जब मैं परेशान था, मैं हार्ट अटैक में पड़ा हुआ था हॉस्पिटल में, तो इसी डॉक्टर ने मुझे ठीक किया था, तब तो तुम्हें ये देवी नज़र आ रही थी, तो अब ये कैसे ऐसे। तो हमने इस तरह से सोशल मैसेज देने की कोशिश की है। वाह। तो हमें अपनी ज़िंदगी के कुछ हसीन पल, कुछ महत्वपूर्ण पल के बारे में बताइए।
मेरी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण पल वो होते हैं जब नई किताब नई किताब आती है और मैं ये कहूँगी पहली किताब जब मेरी आई थी तो जैसे पहला बच्चा होने पे माँ खुश होती है, वही मेरा भी हाल था। और जब परिवार वाले भी उस चीज़ को देख के बहुत खुश होते हैं, एक वो पल था। दूसरा पल ये है कि जब मुझे रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड मिला था, तो उसके बाद में तो ऐसा लगता था जैसे कि हाँ, जो हम लिख रहे हैं तो कहीं हमारा रिकग्निशन हो रहा है। तो वो बहुत खुशी की बात थी। फिर एक हमें गोवा में अवार्ड मिला, ऑर्किड विमेन अचीवर्स अवार्ड मिला, आप भी थी वहाँ पे। हाँ, फिर एक मुझे दादा साहेब फाल्के अवार्ड वहाँ पे मिला वर्सेटाइल पर्सनालिटी के लिए, क्योंकि मैं आर्टिस्ट भी हूँ तो पेंटिंग भी करती हूँ। तो ये सब जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ये बहुत मन को सुकून देती हैं। और सबसे बड़ी खुशी मैं आपको सच बताऊँ ज़िंदगी में, जब मैं माँ बनी थी तब। बेटे का जन्म होने के साथ साथ हर नारी का भी जन्म होता है माँ के रूप में, और उसके बाद दूसरी खुशी मिली जब मेरा पोता हुआ। तो ये जो छोटे छोटे पल हैं ना ज़िंदगी के, ये बहुत खुशी देते हैं और बड़े सुकून देते हैं ये। सही है। और कुछ सपने जो अभी और पूरे करने हैं आपको? हाँ, एक सपना है मेरा कि साहित्य अकेडमी से जब कभी अगर इस काबिल मेरी पुस्तक हुई और मुझे वो अवार्ड मिला, तो कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा लिखूँ कि कभी साहित्य अकेडमी वाले भी कुछ रिकॉग्नाइज करें कि कुछ लिखा है। तो वो पल का ज़रूर मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और मेरी कोशिश हमेशा जारी रहेगी इस मामले में। और हमारी दुआएं आप सब और दर्शकों की दुआएं आपके साथ रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपर्णा जी, हमें ये बताइए कि ये जो क्षेत्र है इसमें प्रशंसा भी बहुत आती है और उतनी ही मात्रा में आलोचना भी आती है। तो ये प्रशंसा और आलोचना का जो संतुलन है ये कैसे बनाए रखती हैं आप, और अपने आप को उसमें कैसे दुरुस्त रखती हैं? देखिए, प्रशंसा तो हर इंसान को बहुत अच्छी लगती है, और जब आलोचना होती है तो आम तौर पर इंसान बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन मैं दुखी नहीं होती हूँ। मैं सोचती हूँ कि कहाँ मैं गलत हुई। अगर क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो इंसान इम्प्रूव नहीं करेगा। तो मेरा ये मानना है, और मैं कभी कुछ लिखती भी हूँ जैसे, और बहुत सीनियर नॉवलिस्ट हैं वो बड़ी प्रेरणा देती हैं मुझे, और मैं ये कहूँगी वो गुरु समान है। उनका नाम श्रीमती निर्मला सिंह है जी। जब भी वो बताती हैं या कोई और भी मुझे बताता है इसमें ये कमी है, मैं उस पर बैठ कर सोचती हूँ। मैं बुरा नहीं मानती क्रिटिसिज्म का जी। तो इसलिए मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है अगर क्रिटिसिज्म हुआ है। फिर मुझे अगर कभी लगता है कि नहीं ये ऐसे फालतू में कर दिया है, जैसे कुछ लोग जलन में भी कर देते हैं, हाँ, तो फिर मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आलोचना दो तरह से ही होती है। हाँ। एक से हम बेहतर बनते हैं और एक को हम बगल में रख दें और आगे बढ़ें, बस यही उसका लेकिन उपाय मैं ये है। कहूँगी कि अभी ईश्वर की इतनी कृपा है कि ऐसा कोई मुझे नहीं मिला जिसने इस तरह से जलन के रूप में क्रिटिसाइज किया हो। जी। हमारे दर्शक ज़रूर आपकी कुछ पंक्तियाँ सुनना चाहेंगे। क्या सुनाना चाहेंगे आप हमें? बिल्कुल। मैं इसी किताब से जो कल ही मेरे हाथों में आई है, जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रकृति मुझे बहुत प्रभावित करती है। हाँ। और जब ये पेड़ उखाड़ा जा रहा था तो मैंने क्या लिखा था? जी सुनाइए। मेरी आवाज़ सुनो, ये पेड़ की तरफ से है। एक विनती सुन लो मानव मेरी, उखाड़ो ना मुझे जड़ों से मेरी। चुपचाप खड़ा धरती से जुड़ा, नभ को पल पल निहारता हूँ। जात पात के भेद बिना बाहें फैलाए, बड़े प्यार से सबको मैं अपनाता हूँ। रोज़ ढलते सूरज को विदा कर, चढ़ते सांझ का स्वागत करता हूँ। चांदनी की नर्म चादर ओढ़कर, रात की शबनम में भीग जाता हूँ। कोमल शाखों का झूला बनाकर, फूलों के मखमली बिस्तर पर, अनेक पंछियों को लोरी सुनाकर अपनी आगोश में सुलाता हूँ। सुबह पंछियों को जाते देखकर मंगलमय दिन की कामना कर वापस आने का इंतज़ार करता हूँ।
नित उगते सूरज से ऊर्जा पाकर फूलों को खिलखिलाते मुस्कुराते देखता हूँ। चंचल मस्त हवा से अटखेलियाँ कर राहगीरों को सुकून की छाँव देता हूँ। स्वयं गर्मी शीत बारिश सहकर किसी से गिला शिकवा नहीं करता। हर मौसम में वहीं खड़ा रहकर मुस्कुराकर सबका स्वागत करता हूँ। तूफानों से भिड़कर भी नहीं डरता, तूफानों से भिड़कर भी नहीं डरता, डरता हूँ उस वार से जो तुम मुझ पर करते हो। मत उखाड़ो मुझे मेरी जन्मभूमि से। मैं भी जीवित हूँ, मैं भी जीवित हूँ तुम्हारी तरह। मुझे भी कष्ट होता है, मेरा भी दिल रोता है जब तुम चोट लगाते हो। तेज आघात से जड़ों पर वार करते हो, क्रूरता से कोमल टहनियों को प्रहार करके दर्द से पीड़ित कर मार गिराते हो। क्या बात है। मुझसे कैसा बैर तुम्हारा, मुझसे कैसा बैर तुम्हारा, जन्म जन्मांतर का है रिश्ता हमारा। प्राण रक्षक हूँ मैं धरा का, हर जीव में चलती सांसों का। तुम्हारी छोड़ी सांसों पर जीवित रहता हूँ। देखिए कितना बढ़िया कहा है। तुम्हारी छोड़ी सांसों पर मैं जीवित रहता हूँ। दूषित हवा लेकर स्वच्छ हवा नित्य देता हूँ। अपनी उच्च आवाज़ से तुमको जीवन दान देता हूँ। प्रदूषण हटाकर पर्यावरण पवित्र बनाता हूँ। बढ़ते तापमान को कम करके अपनी जननी को जलने से बचाता हूँ। चुपचाप खड़ा जननी से जुड़ा, निस्वार्थ अपना कर्तव्य निभाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। हमारे दर्शकों को ये बहुत ही पसंद आया होगा। अच्छा, एक और प्रश्न मेरे जहन में आ रहा है कि ये जो कहते हैं लेखन, ऐसा हमने सुना है कि बहुत ही महंगा शौक है ना। तो और इसमें ज़्यादा कमाई भी नहीं होती है। सही बात है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं जो लोग इसको अपना एज अ प्रोफेशन बनाना चाहेंगे तो वो मैं कहूँगी शुरू में तो नहीं बनाना चाहिए जी। जब एक बार नाम हो जाए आपका, आपकी लेखनी बोलने लग जाए जी, तब आप कहते हैं ना द नेम सेल्स। जी, आर्ट वर्ल्ड में भी यही है, लेखन में भी यही है जी। अगर आपका नाम है तो आपकी किताबें बिकती हैं। जी। लेकिन मैं इस सेटिस्फेक्शन के लिए लिखती हूँ कि मैंने कुछ लिखा है, ज़्यादा लोग नहीं, थोड़े लोग भी पढ़ेंगे और विचार करेंगे तो थोड़ा समाज पे फ़र्क आएगा। लेकिन एज ए प्रोफेशन डेफिनेटली ये मैं नहीं कहूँगी कि इसको लेके चलना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कोई संदेश हमारे दर्शकों के लिए? हाँ, मैं ये कहूँगी कि जो भी मन में भाव आते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है हर इंसान बहुत अच्छा लिखे, लेकिन कहते हैं अगर आप बार बार एक जगह चोट मारते रहते हैं तो वहाँ पे असर होता है। जी। तो अगर आप शौक़ रखते हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तो ज़रूर लिखिए। और बड़े लोगों से मैं कहूँगी बच्चों को प्रेरित करिए, मोबाइल से ना, मोबाइल हटाकर उनको कागज़ कलम दीजिए, कहिए लिखें बैठ के, और लिखने के लिए पढ़ना ज़रूरी है तो पढ़ें भी ज़रूर। तो ये मेरा छोटा सा संदेश है। और अगर ये हो जाएगा तो हमारा एक एक बच्चा जो है वो खुद ही सोचने पर मजबूर हो जाएगा। जी 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 जी। तो आज हमने प्रेरणा और साहस की एक और कहानी सुनी। अपर्णा जी, धन्यवाद कि आपने हमें अपने अनुभव और अपनी कला जो इतनी अप्रतिम है उससे अवगत कराया। दोस्तों, याद रखिए, आप भी अपनी नारी शक्ति से कुछ बड़ा कर सकती हैं। धन्यवाद अपर्णा जी जो आप स्टूडियो में आई। मैं भी आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मेरे कुछ विचार साझा करने के लिए। और मैं यही कोशिश करूँगी और समाज से भी कहूँगी कि आप जो विचार मैंने बोले हैं आप भी खुद बैठ के सोचिए तो अपने आप से जागृति आएगी। मैं आशा अरुणदेकर और आप देख रहे हैं नवरात्रि के 9 रंग नारी शक्ति के संग। राष्ट्र टीवी पे जुड़े रहिए हमसे। नमस्कार।